नमस्ते बच्चों। पिछली बार हम पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 7 साक्षात्कार। लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं इसके, और ये जो है विज्ञान से संबंधित साक्षात्कार चर्चा कर रहे हैं। किससे? उनसे संवाद हो रहा है डॉक्टर नार्लिकर जी से। नार्लिकर जी से वो विज्ञान के बारे में पूछते हैं कि विज्ञान में बच्चों की रुचि यानी और लोगों की रुचि कैसे होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान तो बच्चों आज आप अपने आसपास देखते हैं, आप हर चीज़ आपकी विज्ञान से संबंधित होती है। तो बच्चों आज उसके बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से जो है तालमेल होना चाहिए लोगों में। विज्ञान में सत्य पर आधारित होता है और कथा जो होती है वो कल्पना के आधार पर लिखी जाती है। तो क्या इन दोनों में आपस में कैसे तालमेल होना चाहिए, ये आपको जो है वो पूछते हैं। तो इस तरह से आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर देवसरे कहते हैं, अब यहीं पर सवाल उठता है कि विज्ञान तो सत्य पर आधारित होता है और कथा का आधार कल्पना होती है। तो किसी विज्ञान कथा में इन दोनों की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसमें कैसा आपस में तालमेल होना चाहिए। तो इसका उत्तर डॉक्टर नार्लिकर जी देते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस दृष्टिकोण से मैं लिखता हूँ उसमें कुछ फैंटेसी का अंश आ सकता है, लेकिन वह भी इस प्रकार आता है। मान लीजिए आज हम विज्ञान का एक रूप देख रहे हैं, वह भविष्य में कैसा होगा इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ कल्पनाएं करनी चाहिए, जिसे भविष्य की योजना बनाना कहते हैं। वह होनी चाहिए, यानी आगे समाज किस प्रकार से किस मार्ग से जाए इसके बारे में कुछ विचार मंथन आज करना चाहिए। तो आज जो विज्ञान देखते हैं उसके ऊपर उसका तर्क विस्तार जो है एक्स्ट्रापोलेट करने, यानी आगे वह कैसा होगा इस प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं। अब डॉक्टर देवसरे जी पूछते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर नार्लिकर, प्रश्न यह है कि HSC वेल्स या जूल्स वर्न उन कथाओं में ऐसी कल्पनाएं कैसे कर सकें कि वे कई सालों बाद सत्य निकली। डॉक्टर नार्लिकर जी इसका उत्तर देते हैं, कुछ लोग वे होते हैं जिन्हें हम युग दृष्टा या भविष्य दृष्टा कहते हैं। हालांकि ऐसे गिने चुने लोगों में आगे का समाज किस मार्ग से जाएगा, विज्ञान किस मार्ग से जाएगा, इसको परखने देखने की शक्ति होती है। जूल्स वर्न ने चंद्रमा पर जो लोग गए उनका जो वर्णन किया है, और बाद में जब अपोलो 2 यान वहाँ गया तब जो वर्णन वास्तव में हमने चंद्रमा का पढ़ा उसमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। अगला पूछते हैं डॉक्टर देवसरे जी, एक वैज्ञानिक यदि विज्ञान कथा लिखता है तो निश्चित रूप से वह बहुत सशक्त होगी, लेकिन कोई अन्य लेखक यदि विज्ञान की कथा लिखता है या लिखना चाहता है तो उसकी विज्ञान में गहरी पकड़ होनी चाहिए। सही बात है, जिस चीज़ का हमें ज्ञान रहेगा बच्चों उसके बारे में अच्छा लिख सकते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है उस पर अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो उस पर हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे, तभी संभवतः एक अच्छी विज्ञान कथा की कल्पना कर पाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, डॉक्टर नार्लिकर जी क्या कहते हैं। देवसरे जी, विज्ञान कथा के 2 पहलू हैं। पहला यह कि विज्ञान का भाग अच्छा और सही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही यदि आपका उद्देश्य यह है कि पाठक इसे मन लगाकर पढ़ें तो उसमें अच्छी कथा के साहित्यिक गुण होने चाहिए, वे होने ही चाहिए। इसलिए अच्छी विज्ञान कथा में विज्ञान और अच्छी कथा के गुणों को जरूर रखना चाहिए, अर्थात उनका आपस में तालमेल होना चाहिए। डॉक्टर देवसरे जी कहते हैं, विश्व की विज्ञान कथाओं और उनके लेखकों में आप किसे श्रेष्ठ समझते हैं। आप देखिए डॉक्टर नार्लिकर जी क्या बोलते हैं, विदेशी विज्ञान कथाओं में आर्थर सी क्लार्क एक सशक्त कथाकार हैं। फ्रेड हॉयल मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने PhD की ट्रेनिंग ली, उनसे ही मैंने विज्ञान कथा लिखने की प्रेरणा पाई। डॉक्टर नार्लिकर जी बताते हैं। डॉक्टर देवसरे जी कहते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, आपकी जो एक सशक्त विज्ञान कथा है अंतरिक्ष में विस्फोट
जिसको किशोरों ने बहुत पसंद किया, जिसका अनुवाद भी कई भाषाओं में हुआ है। उसमें आपने वही बात कही है जो इस चर्चा के आरंभ में आपने कही कि आप लोगों को भविष्य की वह कल्पना देना चाहते हैं जो संभवतः भविष्य में एक वैज्ञानिक सत्य के रूप में आ सकती है। इस कथा के बारे में आपका क्या विचार है? अब देखिए डॉक्टर नालिकर जी कितना अच्छा जवाब देते हैं। ऐसा हुआ था कि पहले मैंने इसे एक छोटी सी कथा के रूप में मराठी में लिखा था। फिर मुझे लगा कि इसे किशोरों के लिए यानी कि बच्चों के लिए छोटे उपन्यास के रूप में बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच दिल्ली से साहित्य अकादमी का पत्र आया कि आप हमारे किशोर पाठकों के लिए कोई विज्ञान का उपन्यास लिखिए। तो मैंने ये उपन्यास लिख दिया। इसमें मैंने ये दिखाना चाहा कि तारे में भी विस्फोट होता है। यह विस्फोट तारे की आयु में बहुत छोटा सा क्षण माना जाता है, समय माना जाता है, क्योंकि सूर्य जैसा तारा यदि 10 से 12 अरब वर्ष जिएगा तो उसके हिसाब से 2-3 हजार वर्ष मानव के जीवन काल में बहुत बड़ी अवधि होती है। इसलिए मैंने सम्राट हर्षवर्धन के समय से 3000 वर्ष का कालखंड उसमें दिखाया है कि विस्फोट का प्रभाव कितना हो सकता है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम इस पृथ्वी के स्वामी हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि गलत है। अंतरिक्ष के जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें यदि कोई खतरनाक चीज़ आ जाए तो हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखिए डॉक्टर देवसरे जी क्या बोलते हैं। आज भी पत्रिकाएं और लोग मानते हैं कि बच्चों की परी कथाएँ, भूत प्रेतों, चुड़ैलों आदि की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो विज्ञान कथाओं के बारे में इनके बारे में आपका क्या विचार है? डॉक्टर नालिकर जी कहते हैं, मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे परी कथाएँ, भूत प्रेतों की कहानियाँ ये सब पढ़ते हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत होने में बाधा पड़ सकती है। सही बात है, बाधा पड़ेगी, क्योंकि वे अंधविश्वास पर होते हैं। बहुत सी कहानियाँ जो होती हैं वो अंधविश्वासी बन जाएंगे वो लोग। हमारे देश में अंधविश्वास ने अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा रखी हैं, यह वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो विज्ञान के प्रसारक यानी विज्ञान को फैलाना प्रसार करना करते हैं। इसलिए मैं ऐसे बच्चों को सलाह दूंगा कि वे विज्ञान कथाएं अवश्य पढ़ें। हम जब विज्ञान की नज़र यानी उसकी दृष्टि से कुछ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि संभव क्या है और असंभव क्या है। विज्ञान कथाएं नई दृष्टि, सोच और भविष्य की सार्थक कल्पना देती है। देखिए बच्चों कितना अच्छा उन्होंने बताया है डॉक्टर नालिकर जी ने कि किस तरह से उन्होंने समझाया है कि बच्चों में ये जो है विज्ञान की रुचि किस तरह से होनी चाहिए। उनको अगर विज्ञान में कुछ करना है तो उन्हें विज्ञान के आधार पर ही अपनी सोच रखनी पड़ेगी। ये अंधविश्वास वगैरह वाली जो कहानियाँ हैं, किताबें हैं, ये सब न पढ़ करके बल्कि विज्ञान की कथा पढ़नी चाहिए। तभी वो और उसमें सच और झूठ के बारे में ज़रूर सोचें, तभी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर देवसरे जी ने, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने डॉक्टर नालिकर जी का जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया, उनसे संवाद किया और किस तरह से उन्होंने जो है विज्ञान के बारे में बताया। तो बच्चों आज आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।